हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, हमारी आज की क्लास रहने वाली है BHIC 131 की, जिसका पूरा सिलेबस हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। तो दोस्तों, यूनिट वाइज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके बाद हम इसके PYQ भी डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। हमारा यूनिट 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हमारा प्राचीन भारत है, जिसका समय काल लगभग 500 ईस्वी या 600 ईस्वी तक का माना जाता है। तो उसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, उस इतिहास के स्रोत क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये यूनिट हमारी रहने वाली है। तो दोस्तों, मुख्यतः जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है साहित्यिक स्रोत, दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत। अब दोनों में अंतर क्या है? जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये या तो जो लिखित में हैं, जो लिखे गए, पत्थरों पे लिखे गए, या कागज पे लिखा गया, या पेड़ की छाल पे लिखे गए, ताड़पत्रों पे लिखे गई पांडुलिपियां थी, ये सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो चीज़ें मानव इस्तेमाल करता था और वो धीरे धीरे करके मिट्टी में दबती चली गई, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे मिट्टी में दब गई, उनकी एक तय जम गई, और जब उनको बाद में खोदा जाता है, जब वहाँ की खुदाई होती है, तो वो चीज़ें निकलती हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में क्या आता है? वैदिक साहित्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य। पुरातात्विक में आएंगे सिक्के हैं, शिलालेख है, स्मारक हैं, विदेशी वृत्तांत। तो दोस्तों, आइए इनको देखते हैं। अब वैदिक साहित्य में क्या है? वैदिक साहित्य जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्य किसको माना जाता है? वैदिक साहित्य को माना जाता है। अब वैदिक साहित्य का जो समयकाल है वो लगभग 1500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अब वेदों वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, ये सब वैदिक साहित्य में आता है। ये जो थे वेद, सबसे पहले इनकी रचना तो इस काल में हुई थी, लेकिन इनको लिखा नहीं गया था इस टाइम पे। ये मौखिक रूप से चलते आ रहे थे, तो ये मौखिक रूप से भी साहित्य में उत्कृष्टतम कृति हैं अपने आप में। तो इनको लिखा गया था ईसा के जन्म के बाद के समय में। अब इनकी जो भाषा है वो हमारी जो संस्कृत भाषा आज की है उससे काफ़ी अलग है। अब वेदों की जो उचित समझ के लिए वेदांगों का विकास किया गया। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांगों का विकास किया गया था। इसमें है शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग किसके लिए इनकी रचना करेगी? वेदों को समझने के लिए। वेदों के अलावा कौन कौन सा साहित्य आता है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये भी सब वैदिक साहित्य में ही आते हैं दोस्तों। अब जो वेद हैं इनको श्रुति कहा जाता था। श्रुति का मतलब होता था सुना हुआ। तो सुने हुए का मतलब ये है कि इन चीज़ों को एक दूसरे को मौखिक रूप से पास किया जाता था, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास किया जाता था, ना कि लिख के याद किया जाता था। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो जो कौटिल्य थे, जिनको चाणक्य नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र दोस्तों, नाम से ऐसा लग रहा है कि ये आज की इकोनॉमिक्स की तरह है, तो ये इकोनॉमिक्स की तरह बिल्कुल नहीं है। ये किसकी थी? ये राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों की पे मिला के एक अति महत्वपूर्ण कानूनी पुस्तक थी। अब इसको जो लास्ट अंतिम रूप दिया गया था वो लगभग ईसा के जन्म के बाद पहली दूसरी शताब्दी में इसको अंतिम रूप दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये इसमें जो चाणक्य के बाद इसमें बाद में किसी ने और एडप्ट किया था थोड़ा बहुत। अब इस पुस्तक को 15 भागों में विभाजित करा है, जिसमें से दूसरी और तीसरी को सबसे आरंभिक माना जाता है, सबसे पुराना उन्हीं को माना जाता है। अब जो सबसे पुराना वाला भाग है वो जो मौर्य समाज है। ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके दरबार में ये थे, चाणक्य उनके दरबार में थे। तो ये शुरुआती भाग मौर्य काल की स्थिति और समाज को दर्शाते हैं। ये जो है प्रारंभिक भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करती है। ये बुक जो है ये प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा है अगला महाकाव्य। महाकाव्यों में देखो दोस्तों, महाकाव्यों में मेन हमारे दो ही महाकाव्य हैं, एक तो रामायण है, दूसरा महाभारत है। तो जो महाभारत है वो महाभारत थोड़ा सा
पहले का है रामायण से, और वाल्मीकि की जो रामायण है वो बाद की है। हालांकि जो रामायण है उसको अधिक एकीकृत माना जाता है, उसमें थोड़ा उसकी प्रासंगिकता थोड़ी ज़्यादा है। अब दोनों महाकाव्यों में धार्मिक संप्रदायों के बारे में ही जानकारी है, जिनमें हिंदू धर्म की मुख्य धारा, सामाजिक प्रथाएं और तात्कालिक समय के दर्शन में एकीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये लगभग इनका 500 ईसा पूर्व से लेके 500 बीसी 500 ईस्वी तक के बीच का समय महाकाव्यों में है। पुराण देखते हैं, पुराणों में कहा है, पुराणों में है ये जो पुराण थे ये उत्तर गुप्त काल और गुप्त काल के समय में इनका सबसे ज्यादा जो वो हुआ। हालांकि पुराण काफी बाद तक लिखे जाते रहे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुप्त और उत्तर गुप्त काल के समय में ये ज्यादा सबसे ज्यादा लिखे गए। पुराणों में गुप्त राजाओं के साथ वंश सूची समाप्त होती है। ये दर्शाता है कि पुराणों में लगभग चौथी छठी शताब्दी बीसी के दौरान संकलित किया गया। पुराण नदियों, झीलों, पहाड़ों आदि पर भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों वैष्णव, शैव और शक्ति, इनके बारे में जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं? वो पुराण ही हैं। दोस्तों अगला है हमारा संगम साहित्य। तो जो संगम साहित्य है ये हमारा जो दक्षिण भारत का जो साहित्य था उसको क्या बोला जाता है? उसको संगम साहित्य बोला जाता है। इसका जो 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का जो समय था, लगभग 600 साल का जो समय था, उस दौरान दक्षिण भारत में जो जिस साहित्य का निर्माण किया गया, जिस साहित्य की रचना करी गई, उसको हम क्या बोलते हैं? संगम साहित्य बोलते हैं। अब इनका संग्रह गोष्ठियों में हुआ था जिन्हें संगम कहते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संगम साहित्य पड़ गया। अब लगभग 400 बीसी से 200 सी के बीच के में ये संकलित है, कहीं कहीं पे 300 बीसी से लेके 300 सी तक भी माना जाता है। अब इसमें 3 संगम हुए थे, ये याद रखने वाली चीज है। अंतिम सम्मेलन मदुरै में, दूसरा सम्मेलन कपाटपुर में हुआ था, और पहला भी कपाटपुर में हुआ था। तो तीनों सम्मेलन, पहला पहला कपाटपुर में और दूसरा सम्मेलन मदुरै में, पहला और अंतिम सम्मेलन मदुरै में हुआ था और दूसरा सम्मेलन कपाटपुर में हुआ था। इनके कवि शिक्षक थे, व्यापारी थे, बढ़ाई, सुनार, लोहार, सैनिक, मंत्री और सभी वर्गों से आते थे। ये ध्यान देने वाली चीज है कि संगम साहित्य के जो कवि थे वो लगभग सभी वर्गों से आते थे। प्राचीन काल के भाटी के गीतों पर आधारित थे और संकलित न होने से पहले तक लंबे समय तक मौखिक रूप से प्रसारित होते रहे। इनका मतलब कि लिखित रूप काफी बाद में दिया गया इनका। अब जीवन वृत्तांत, कविता और नाटक। अब का पहले कई प्रारंभिक जो थे, प्रारंभिक भारत नाटक और कविता की कई कृतियों का भंडार तो है ही। सबसे पहले संस्कृत के कवियों और नाटककारों में किसका किसका नाम आता है? अश्वघोष का नाम और भास का नाम आता है। प्रसिद्ध राजाओं की जीवनियां साहित्य का एक दिलचस्प हिस्सा है। जो जीवनियां राजाओं ने अपनी अपनी जीवनियां लिखवाते थे, इन्हें दरबारी कवियों और लेखकों ने अपने शाही संरक्षकों की प्रशंसा में लिखा था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कल्हण द्वारा राज तरंगिणी आधुनिक इतिहासकारों द्वारा सराहे गए इतिहास लेखन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं दोस्तों बौद्ध और जैन साहित्य। इसमें क्या था? प्रारंभिक भारत के गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत, दोस्तों ये ध्यान देना है, गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत स्रोतों में बौद्ध और जैन साहित्य एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। यह क्रमशः पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखा गया। अब जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक में 3 शामिल है, 3 पुस्तकें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। थेर गाथा और थेरी गाथा पुराने बौद्ध भिक्षुओं की कविताएं, कविता का एक संग्रह है। थेर गाथा और थेरी गाथा कविताओं का जो है संग्रह है। अब जो जैन थे, जैन में दिगंबरों का जो साहित्य है जैन और सैनी में है, जबकि श्वेतांबर का साहित्य अर्धमागधी की 2 उपभाषाओं में है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है इतनी। दोस्तों इसी तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। आपको एक हेडिंग डाल के उसमें नीचे 3-4 बुलेट पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है, फिर से बुलेट पॉइंट लिखने हैं। दोस्तों अगर इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो इग्नू में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या क्या थे। तो जो पुरातात्विक स्रोत थे उसमें सबसे पहला है सिक्के। सिक्के उत्खनन में या मुद्रा भंडार के रूप में पाए जाते हैं। सिक्के ज्यादातर जो सिक्के पाए गए हैं वो इकट्ठे ही पाए गए हैं। इसे भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और शिलालेखों को पहला स्रोत माना जाता है। जो शिलालेख है उनको क्या पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहला स्थान प्राप्त है, सिक्कों को दूसरा स्थान है। अब सिक्का एक मुद्रा धातु है, इसका एक निश्चित आकार होता है, वजन होता है, ये सब मानक हैं इसके। अब इस पे क्या जारी करने वाले प्राधिकरण की मुहर भी मिल सकती है, तो ये इसलिए इतना ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है।
प्रारंभिक भारत में सिक्के किस किस के बनते थे? तांबे के, चांदी, सोने और शीशे से बनते थे। मौर्योत्तरकालीन सिक्के सीसा, पोटिन, तांबा, कांस, चांदी, सोने से बने थे। उन्हें बड़ी संख्या में जारी किया था, जिसमें हमें व्यापार में हुई वृद्धि के संकेत मिलते हैं। जब सिक्कों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे करके उनका व्यापार बढ़ने लगा था। अब दोस्तों देखते हैं शिलालेख। तो हमारे शिलालेख किस तरह के शिलालेख? इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण जो है और विश्वसनीय स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय इतिहास लेखन का स्रोत शिलालेखों को माना जाता है। ये उसी रूप में दिखाई देते हैं जो पहली बार ये उत्कीर्ण किए गए थे। इनमें जो बाद में जो छेड़छाड़ लगभग नहीं के बराबर है। हालांकि कुछ जगह पे एक राजा ने लिखवाया, उसके बाद दूसरे राजा ने सेम जगह पे लिखवाया, वैसा किया, लेकिन चांसेस इसके बहुत कम है। ऐसे एक दो केस ही मिलते हैं। शिलालेख है, मोहरें हैं, तांबे की प्लेटें हैं, मंदिर की दीवारें हैं, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के खंभों, चट्टान की सतहों, ईंटों या चित्रों पर ये शिलालेख उकेरे जाते थे। अब सर्वप्रथम जो शिलालेख पढ़े गए हैं वो अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़े गए हैं। ये शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में चट्टान की सतह और पत्थर के स्तंभों पर पाए गए हैं। अब अशोक के शिलालेख जो सबसे पहले पढ़े हैं, तो वो पढ़े किसने थे? वो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों ये चीजें याद रखनी है आपको। अगला पॉइंट है हमारा स्मारक। स्मारक में क्या क्या था? गुप्त काल से लेकर वर्तमान काल तक, गुप्त काल से लेकर वर्तमान काल तक देश भर में मंदिर और मूर्तियां मिलती हैं। अजंता और एलोरा जैसी बड़ी गुफाओं की खुदाई पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में की गई, उसमें चैत्य और विहार मिले हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो चैत्य हैं, जो विहार हैं, जो मंदिर हैं, ये सब किस में आते हैं जी? ये स्मारक में आते हैं। अब एलोरा का कैलाश मंदिर है, मामल्लपुर का रथ मंदिर है, इनको क्या है, पत्थरों को काट के बनाया गया। तो ये उस टाइम के इतिहास को दिखाते हैं। उनकी जो कला और जो वो थी, स्थापत्य कला थी, जो बहुत बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पे थी उनकी। मध्यकालीन युग काल के स्मारकों से शासक वर्ग की भव्यता और धन का विवरण मिलता है। अब ज्यादा उसके बाद जो मध्यकाल था, तो उसमें क्या है, ज्यादा बड़े बड़े महल मकबरे बनने लग गए। तो उन भव्य मकबरे बने, तो उनसे क्या है कि राजाओं के पास बहुत ज्यादा पैसा था, वो उस तरह के भव्य मकबरे बनवा पाए। अब ये वास्तुकला की क्षेत्रीय शैलियों है, विभिन्न क्षेत्रों के प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। इनसे जो इनकी वास्तुकला थी, विभिन्न क्षेत्रों की, अलग अलग जगह की, उन सब चीजों को हमें पता लगता है कि कहाँ की कैसी वास्तुकला थी। दोस्तों विदेशी वृत्तांत में क्या है, ये जैसे मेगास्थनीज था, डायमेकस था, डायोनिसस था, ये सब यूनानी जो दूत थे, ये भारत में आए थे। भारत में राजाओं के राज दरबारों में आए थे। अब इन्होंने फिर कहाँ बाहर राज दरबार में आए, भारत भ्रमण किया, वहाँ का राजकाज देखा, तो उसके बारे में फिर अपने एक पुस्तकों में लिखा। तो इनकी पुस्तकों को जो लिखा इन्होंने, उसको क्या हम यात्रा वृत्तांत या विदेशी लेखक थे, इनको विदेशी वृत्तांत बोल देते हैं। जैसे सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह के और इंडिका लिखी थी। तो इंडिका में इसने चंद्रगुप्त के दरबार में रहने का जो पूरा था, वो इसने विवरण दिया है। हालांकि इसमें जो इंडिका है, इसमें काफी हाई फाई, बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है उसका, इसको ज्यादा प्रमाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें थी। तो ग्रीक और रोमन यात्रियों के भ्रमण प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के बारे में उपयुक्त जानकारी देते हैं। ग्रीक और रोमन जो थे, उन्होंने जो हिंद महासागर से होकर भारत के साथ व्यापार होता था, तो उसके बारे में उनका जो काफी प्रमाण मिलते हैं। अब हेरोडोट्स और टेसियस ने फारसी स्रोतों के माध्यम से भारत के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त की। अब जो फारसी स्रोत थे भारत के बारे में, उनको पढ़ के हेरोडोट्स और टेसियस ने अपनी जानकारी प्राप्त की। चीनी यात्री थे, ह्वेनसांग थे, और इसमें कई थे, फायान थे, ये आए थे। इन्होंने भी ये बौद्ध तीर्थयात्री थे, एक्चुअली यहाँ आए थे, और इसलिए उनको विवरणों में बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव देता है। क्योंकि ये बौद्ध थे, इसलिए इनके जो विवरण इन्होंने लिखे हैं, वो लगभग बौद्ध धर्म को मान के लिखे हैं। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी वीडियो बनाऊं, तो हमें कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की। एंड थैंक्स।